सुमित्रा ने उसकी बात सुनकर कहा, नहीं, और वैसे भी एक नौकर की शादी हो रही है, इसके लिए इतना करना ही बहुत बड़ी बात है। इतना बोलकर उन्होंने राजीव को ईशान से बात करने के लिए कहा और राजीव ने जैसे ही ईशान के पास गया, ईशान जो वहीं राजीव के उस बड़े से मकान के पीछे बने एक छोटे से आउट हाउस में रहता था, जो उस बड़े से बंगले के स्टोर रूम जैसा था। वहाँ इंसान ने जैसे ही राजीव को उसे अपने आउट हाउस में आते हुए देखा, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ बांधते हुए कहा, मालिक आप यहाँ। राजीव ने ईशान के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ईशान मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ईशान ने सर झुकाते हुए नम्रता से पूछा, हाँ मालिक बोलिए ना। राजीव ने एकदम सीरियस होते हुए कहा, तुम्हारी मालकिन ने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया है। वो तुम्हारी शादी करवाना चाहती है। जैसे ईशान ने राजीव की आवाज सुनी, वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और तभी राजीव ने आगे बोलते हुए कहा, वह चाहती है कि तुम भी अब शादी करके अपना घर बसा लो। राजीव की बात सुनकर ईशान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मालिक आपने और मालकिन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और अगर मालकिन चाहती हैं तो ठीक है, मैं ये शादी कर लूंगा। ईशान की ये बात सुनकर राजीव ने उसके कंधे पर अपना हाथ हटाकर उसे अपने गले लगाते हुए, कल ही चलना है तुम्हें। जैसे ही ईशान ने ये बात सुनी, वह हैरान होते हुए बोला, कल। राजीव ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया और वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ कल सुबह तुम्हारे शादी के कपड़े आ जाएंगे, तुम बस टाइम से तैयार हो जाना। राजीव इतना बोलकर वो वहां से चला गया और ईशान ने धीमी आवाज में कहा, अचानक से मेरी शादी क्यों करवा रही हैं मालकिन? ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बचपन से लेकर आज तक मालिक मालकिन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब अगर वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं तो ठीक है, इसमें ही मेरी भलाई होगी। इतना बोलकर ईशान चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर बैठते हुए बोला, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, मेरी भलाई के लिए ही होगा। इतना बोलकर वह चुपचाप सो गया और अगले दिन सुबह उसे उसकी शादी के कपड़े मिले और वो उन कपड़ों को पहनकर जैसे ही तैयार हुआ तो सुमित्रा और राजीव सीधे उसके पास आकर बोले, ईशान अगर तुम तैयार हो गए हो तो चलो। ईशान ने उनकी बात सुनकर तुरंत हामी भरी और सीधे उन लोगों के साथ वसुंधरा के घर पहुंचा। घर के बाहर के बगीचा में एक छोटा सा मंडप बनाया गया था, जहां बहुत कम लोग मौजूद थे। वहां पहुंचते ईशान को मंडप पर बिठा दिया गया और पंडित जी ने शादी की सारी रस्में और विधि विधान शुरू कर दिया। ईशान के दिल में काफी घबराहट थी और अजीब सा महसूस कर रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग थे और किसी के चेहरे पर खुशी नहीं झलक रही थी। दूसरी ओर वंशिका अभी भी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी, अपनी फूटी किस्मत पर रो रही थी। भले ही वंशिका की आज शादी थी, लेकिन वह बिल्कुल खुश नहीं थी। इसीलिए वह सामने लगे शीशे खुद को देखकर बहुत दुखी हो रही थी। वंशिका ने अपनी आंखें कसकर बंद की, जिससे कि उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गए और उसने मन में भगवान से शिकायत करते हुए कहा, क्यों भगवान जी, क्यों मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है आया है? क्यों मैं इतनी बुरी हूँ? इस सांवले रंग की वजह से मुझे कभी खुशियाँ नहीं मिली। मेरे माँ बाप बहन तक ने मुझे नहीं अपनाया और अब मेरी शादी भी एक नौकर के साथ करवाई जा रही है, वो भी बिना मर्जी के। क्या मैं ये सब कुछ डिजर्व करती हूँ? वंशिका रोते हुए अपने मन में ये सब बोल रही थी और वह खुद को और अपनी किस्मत को ही दोष दे रही थी, क्योंकि उसे पता था अब यह शादी होकर रहेगी और ये बच नहीं सकती। तभी वसुंधरा मीनाक्षी के साथ उसके कमरे में आई। मीनाक्षी ने वंशिका का हाथ
कसकर पकड़ा और पीछे की तरफ मोड़ते हुए कहा, अपने ये मगरमच्छ के आंसू पोंछो और चुपचाप ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। सब लोग आ चुके हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे हैं। हम यहाँ बैठकर तुम्हारा रोना धोना नहीं देखेंगे। वंशिका ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। वह अभी भी बोल ही रही थी कि वसुंधरा उसके बगल में आकर बैठी और बोली, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शादी ईशान से हो रही, वरना तुम्हारी जैसी बदसूरत और काली लड़की को कभी इतना अच्छा पति नहीं मिलता। वंशिका ने निराश से भरी नजरों से वसुंधरा की ओर देखा। वसुंधरा ने वंशिका को समझाते हुए कहा, सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही। ईशान भले ही हमारे घर का नौकर है, लेकिन वो दिखने में बहुत हैंडसम है। उसने मेरे घर के काम करने में बहुत मदद की है, दिल से भी बहुत अच्छा है। वसुंधरा की बात सुनकर वंशिका रोते रोते चुप हो गई। तभी मीनाक्षी ने पूछा, सच में वो लड़का इतना अच्छा है? वसुंधरा ने कहा, हाँ माँ, बहुत अच्छा है। पहली बार देखकर मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी, समझ नहीं पाई थी कि वो घर का नौकर है। वंशिका हैरानी से वसुंधरा और मीनाक्षी को देख रही थी। इसी बीच सुमित्रा भी उसके कमरे में आते हुए बोली, अरे अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुए? वसुंधरा बहुत जल्दी से वंशिका को तैयार करो, मुहूर्त का समय हो गया है। सुमित्रा अभी अंदर आ ही रही थी कि मीनाक्षी ने खुद दरवाजे तक आकर उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ जी, बच्चियां तैयार होने ही वाली हैं, आप मेरे साथ आइए, हम बाहर चलते हैं। मीनाक्षी अपने साथ सुमित्रा को बाहर ले गई। वसुंधरा ने वंशिका को कपड़े देते हुए कहा, ये पहनो, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि इतनी सांवली और बदसूरत होने के बावजूद तुम्हें इतना हैंडसम पति मिल रहा है। इसीलिए अब बेकार की बातें और रोना धोना बंद करो और जाओ, जल्दी से तैयार होकर आओ। तुम्हारे हिसाब सांवले रंग पर भले ही कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम्हारी शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगी। इतना कहते हुए वसुंधरा मुंह बनाकर वहीं बैठ गई और अपना मोबाइल फोन चलाने लगी। थोड़ी देर में वंशिका कपड़े बदल कर आई और वसुंधरा ने उसके मेकअप किए। थोड़ी देर बाद पंडित मीनाक्षी की ओर देखते हुए कहा, मुहूर्त का समय हो गया है, वधू को बुलाई। मीनाक्षी कमरे में आकर दरवाजा खोलते हुए तेज आवाज में कहा, वसुंधरा, तुमने इस कलमुही को तैयार किया या नहीं? बाहर सब उसका इंतजार कर रहे हैं और अब ये अपने नखरे दिखा रही है। वसुंधरा ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैं इसे तैयार कर चुकी हूँ, अब रंग और शक्ल ही ऐसी है तो क्या कर सकते। जैसे ही मीनाक्षी ने वंशिका को देखा, वह हैरान रह गई। थोड़े से मेकअप में ही वंशिका बहुत अच्छी लग रही थी। भले ही उसका रंग काला था, पर सांवले रंग में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। मीनाक्षी उसकी खूबसूरती देखकर जल भून गई। गुस्से में अपना दांत पीसते हुए उसने वंशिका का हाथ पकड़कर कहा, अब रोना धोना बंद करो और चलो यहाँ से। वह उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आई। जैसे ही वहाँ सब लोगों ने उसे देखा, उसने अच्छा बनने का दिखावा किया। वंशिका के पल्लू को ठीक से ढककर उसके आधे मुंह को छुपा दिया और उसे लेकर सीधे मंडप में आई और ईशान के बगल में बिठा दिया। थोड़ी देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। फेरे हुए, मंगलसूत्र पहनाया गया, मांग में सिंदूर भरा गया और ईशान ने शादी की रस्में पूरी कर दी। शादी पूरी होने पर पंडित जी का, अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। वंशिका मन ही मन अपनी फूटी किस्मत पर रो रही थी। एकदम से उठी तो उसका लहंगा फंस गया और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी। ईशान ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया और कहा, आराम से, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। वंशिका ने हैरानी से ईशान की ओर देखा। ईशान ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। ईशान ने वंशिका का हाथ थामे रखा और धीरे धीरे आगे बढ़कर
सभी का आशीर्वाद लेने लगा। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाकर विदाई के लिए आगे बढ़े। वंशिका को बहुत रोना आ रहा था, लेकिन अब वो इस बात को मान चुकी थी कि उसे ये शादी निभानी है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये घर तो वैसे भी कभी उसका नहीं था। इसीलिए अपनी विदाई पर वो ज्यादा नहीं रोई, क्योंकि वो पहले ही काफी रो चुकी थी। विदाई के बाद वो लोग वंशिका को बड़े घर के पास ले गए। जैसे ही वंशिका गाड़ी से उतरी, उसने एक विशाल विला देखा और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वो जानती थी कि वो विला वसुंधरा का ससुराल है, उसका नहीं। वो ईशान की ओर देखने ही वाली थी कि ईशान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वंशिका चलो, हमारा घर इधर है। इतना कहकर वो वंशिका को अपने घर की ओर ले गया। उसका घर उसी विले के पीछे बना हुआ था, आउट हाउस था। वंशिका उसके साथ आउट हाउस के दरवाजे तक आई तो ईशान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी तक ये सिर्फ मेरा घर था, लेकिन आज से यह हमारा घर है। तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आता हूँ। इतना कहकर ईशान ने वंशिका को घर के दरवाजे के पास रोक दिया, खुद घर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह पूजा की थाली लेकर आया और वंशिका की आरती की। वंशिका हैरानी से ईशान को देख रही थी। ईशान के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वो मुस्कान देखकर वंशिका मन ही मन सोचने लगी, ईशान के चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो शादी से बहुत खुश हैं। क्या उन्हें मेरा बदसूरत होने और मेरे काले रंग से कोई परेशानी नहीं, या फिर ये सब कुछ दिखावा कर रहे हैं? वंशिका मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। जैसे ही ईशान ने उसकी आरती की और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, वंशिका अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। वंशिका धीरे से अंदर आई और हैरानी से ईशान को देख रही थी। ईशान ने उसे अपने बिस्तर पर बैठने के लिए कहा, बैठो, अभी मैं जानता हूँ तुम्हें ये घर अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैं यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगा। वंशिका हैरानी से ईशान के चेहरे को देख रही थी। ईशान ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। वंशिका, मैं एक मामूली सा नौकर हूँ, तुम्हें ये बात तो पता होगी, लेकिन मैं तुमसे इतना वादा जरूर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें कभी जानबूझकर कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। जहाँ तक मेरा बन पड़ेगा, मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। वंशिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या आप मुझसे शादी करके खुश हैं? ईशान ने उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए कहा, हाँ, ये भला कोई पूछने वाली बात है, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। वंशिका की आंखों में आंसू बहने लगे। ईशान ने जल्दी से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है? अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो उसके लिए मुझे माफ करना। ईशान अभी बोल ही रहा था कि वंशिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आप सच बोल रहे हैं, आपको मेरे साथ रहने में खुशी मिलेगी। आप मुझ जैसी काली कनूटी और बदसूरत लड़की के साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी से बिता लेंगे। जैसे ही वंशिका ने यह बात कही, ईशान ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वंशिका ने उसके हाथ को अपने गाल से हटाते हुए कहा, क्योंकि मुझे हमेशा बदसूरत और काली होने का ताना मिला है। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला। मेरे घर वालों ने हमेशा मुझे मेरी बदसूरती पर ताना दिया है। मैं वह अभी बोल ही रही थी कि ईशान ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप कराते हुए, किसने कहा तुम्हें? क्या कहा है? और तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या हुआ है? मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना कहूँगा कि तुम अब उन सारी बातों को भूल जाओ और मेरी एक बात कान खोल कर सुनो। तुम अब से कभी खुद को बदसूरत नहीं कहोगी, क्योंकि तुम बदसूरत नहीं हो। वंशिका ने उसके चेहरे की ओर
देखते हुए कहा, लेकिन मेरा काला रंग और मेरे चेहरे को देखकर ही सब मुझे हमेशा बदसूरत कहते थे, तो फिर अब आप? वह रोते रोते ये सब बोल ही रही थी कि ईशान ने आगे बढ़कर उसे वंशिका के होठों पर अपने होठ रख दिए। बड़े प्यार से उसे चूमते हुए बोला, मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और सबसे बड़ी बात, आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, और मेरी अर्धांगिनी होने के नाते तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम अब दोबारा कभी भी इस बात को लेकर नहीं रोगी, क्योंकि मुझे शरीर की सुंदरता नहीं बल्कि तुम्हारे मन की सुंदरता देखनी है, और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। वंशिका ईशान के इस अचानक किस्से हैरान हो गई और उसकी ओर हैरानी से देखने लगी। ईशान ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, और वह जिंदगी तुम मेरे साथ बिताओगी। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जब तक मेरे साथ रहे हमेशा खुश रहे। मैं अपनी पत्नी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। वंशिका ने ईशान की बातें सुनकर उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वंशिका को इस तरह रोते देखकर ईशान ने धीरे से उसकी पीठ सहलाई और उसे समझाते हुए बोला, ठीक है, तुम्हारे दिल में जितना भी दर्द है तुम उसे रोकर खुद से बाहर निकाल सकती हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल का दिन हमारी जिंदगी का एक नया दिन हो, और हम कल से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। वंशिका ईशान की बात सुनकर रोते रोते चुप हुई और अपने आंसू पोंछ लिए। ईशान उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। वंशिका ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं। ईशान ने उसकी बात सुनी और धीरे से आगे बढ़कर वंशिका के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम मुझसे भी अच्छी हो और बहुत सुंदर भी हो। अब तक जिसने जो भी कहा हो मायने नहीं रखता। इतना बोलते हुए ईशान ने उसे दोबारा अपनी बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से सो गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।